गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन इलेक्ट्रोपोटेंशियल मीन्स क्लास 12th का सेकंड पार्ट देख रहे थे, जिसके अंदर ये लेक्चर नंबर मेरा 10th लेक्चर है। इसके अंदर अपन लोग थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, टनल प्रॉब्लम जो ग्रेविटी में भी देखी थी अपन ने क्लास 11th के अंदर, और साथ ही अपन मैंने टनल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, और साथ साथ अपन कैविटी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। मैंने वो जो भी अपन ने सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखी थी उसी कंसेप्ट पर ही काम करेगी, और यहाँ पर भी उसी तरह काम करेगी जैसे कि अर्थ के अंदर करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर बोलूँ तो टनल प्रॉब्लम is same as in gravity। ग्रेविटी में जैसे सेम है वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ सेम रहने वाला है, पर यहाँ पर जो अपन कंडक्टर लेंगे वो लेंगे अपन नॉन कंडक्टर सॉलिड, नॉन कंडक्टर स्फीयर कंसीडर करेंगे। क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है कि अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, माने पहले मैं इधर की तरफ चार्ज वाला ले लेता हूँ, तो आपको पता होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, जो अपन को पता है क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर दे रखा है अपन को ये वाला, तो ये नॉन कंडक्टिंग के अंदर क्या फिलअप रहते हैं, अंदर चार्जेस फिलअप रहते हैं, है ना। वैसे ही जो हमारा ग्रेविटेशन होता है, मीन्स अगर अपन ग्रेविटेशन में नॉर्मली अर्थ की बात करते हैं अपन, है ना, ग्रेविटेशन में अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ के अंदर क्या फिलअप रहता है, फिल मास। तो इसके अंदर मास फिलअप रहता है। तो जैसे कंसेप्ट वहाँ पर हमने ग्रेविटेशन के अंदर मास फिलअप रहता है, यहाँ पर क्या फिल रहता है, फिल चार्ज, है ना। गुड कंडक्टर तो ले नहीं सकते क्योंकि उसके सरफेस पर रहते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रखा है। तो इसका मतलब है नॉन कंडक्टिंग के अंदर अपन ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर अपन ने फॉर्मुलेस देखे थे, तो कुछ ना कुछ अपन को फॉर्मुलेस रिमेंबर रहने चाहिए जो यहाँ पर काम में लेंगे अपन, है ना। तो अपन लोग अगर बात करें कि अगर मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहा हूँ जिसकी रेडियस r है, और कहीं इनसाइड में अगर हमको x डिस्टेंस पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है नॉन कंडक्टिंग के लिए, KQ(x/r³। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं Q चार्ज है, इसके अंदर जो फिलअप चार्ज हैं वो Q है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो अगर हम ये इनसाइड में पॉइंट है जहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस P पॉइंट पर, थोड़ा इनको दूर दूर बना देता हूँ जो दिखता रहे, है ना, P पॉइंट पर है। ठीक, अगर मैं इसको इंटेंसिटी की, इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ मैं डेंसिटी की फॉर्म में, तो व्हाट कैन आई रिटर्न, डेंसिटी इज कॉल्ड टू बी वॉल्यूम डेंसिटी, एंड वॉल्यूम डेंसिटी का सिंबल अपन क्या काम में लेते हैं, रॉ, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कूलाम पर मीटर क्यूब, है ना, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट, पाई आर क्यूब, that is x upon r cube, and also place the value of k which is 1/4 pi epsilon naught. So 4 pi and 4 pi are cancelled out. What we remember, r cube also cancelled, so we get this is one formula. उसका simplified formula क्या हो गया हमारे पास, rho x by 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इनसाइड का फॉर्मूला कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि जब टनल के क्वेश्चंस होते हैं या कैविटी के क्वेश्चंस होते हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन बेस्ड डेंसिटी होते हैं, इस वजह से इसका कन्वर्जन फॉर्म बताई मैंने। ठीक, वैसे ही अपन को नॉन कंडक्टिंग के अंदर जब कभी इनसाइड के अंदर, है ना, क्योंकि इनसाइड के अंदर किसी आर पॉइंट पर अपन से अगर पोटेंशियल पूछते थे तो अपन फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते थे, तो इसके भी दो फॉर्मूले अपन को रिमेंबर होने चाहिए। तो चालू करने से पहले वो दो फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, है ना। तो अगर मेरे को इनसाइड में पोटेंशियल निकालना होता नॉन कंडक्टर के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, KQ/2r³ 2r³ 3r² - r²,
ये हमारे पास फॉर्मूला था जो हमारे को याद में रहना चाहिए, और साथ ही साथ सेंटर पर कितना होता है वो पोटेंशियल भी रिमेंबर रहना चाहिए। तो पोटेंशियल पर सेंटर की वैल्यू कितनी आई थी नॉन कंडक्टर के लिए हमारे पास, कितनी थी, 3/KQ/R। ठीक, माने सेंटर पर 3/2 होती है उसके सरफेस के। तो ये कहीं ना कहीं मैंने अगर इसको चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करा है और इसकी रेडियस को R से रिप्रेजेंट करा है, तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन करके लिखा है। नोट डाउन करें, फिर आगे अपन कर रहे हैं बेटा अब ग्रेविटी प्रॉब्लम को चालू। ठीक बेटा, तो मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो ये फॉर्मूले से जो अपन को रिमेंबर रहने चाहिए बेटा, है ना। ठीक ठीक बेटा, नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम। तो जो टनल में जिस तरह से अपन ने ग्रेविटेशन में भी मैंने समझाए थे कंसेप्ट वही है, उसी को ही वापस रिवाइज करा रहा हूं इस टॉपिक में। ठीक, तो अपन से क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1, इफ इन ए गिवन डायग्राम find the time period of oscillation of particle of mass m and charge minus q which present in a non-conductor tunnel which passing through the center of स्फीयर। ठीक है ना। और डायग्राम अपन को गिवन था, क्योंकि इन क्वेश्चंस में डायग्राम गिवन होते हैं। तो ये डायग्राम गिवन है अपन को, है ना, एक डायग्राम गिवन है और इसके अंदर एक टनल जारी है बिल्कुल इसके सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से एक टनल जारी है। टनल इज़ वेरी थिन, इज़ कंसिडर वेरी थिन। तो ये टनल है हमारे पास और इसके सेंटर पर ही एक Q- चार्ज रखा है जिसका मास m है ना। इसके सेंटर पर ही रखा हुआ है ना। इट इज़ ए सेंटर, हिज रेडियस इज R एंड रो इज डेंसिटी, है ना। और थोड़ा फिलअप कर देता हूँ कि सब जगह पॉजिटिव चार्ज है ना। कई बार शेडेड कर दिया जाता है सिर्फ। ठीक, पर दिस टनल इज वेरी थिन, दैट इज रिमेंबर, टनल इज वेरी थिन, so not disturb the density ऑफ स्फीयर चार्ज, है ना। तो ये थिन रहती है जो यहाँ पर वर्ड्स में बोला जाता है। इसका मतलब बहुत बारीक सी बनी हुई है और इस सेंटर पर कहीं ना कहीं अपन ने इसको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को बताएं क्या इसका सॉल्यूशन करना चालू कर रहा हूँ, क्या ये स्टेबल है इस कंडीशन में। ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो स्टेबल है, क्योंकि सेंटर में है। सभी जगह से जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि एट सेंटर -Q इज इन इक्विलिब्रियम में है। नाउ वी डिस्प्लेस्ड it by small displacement x
तो अपन ने थोड़ा सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा, सो इट, सो ठीक है, वहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं किस में रहेगा, इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट देने के बाद भी लगभग लगभग इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो वो वाली बात तो रिमेंबर अपन को एसएचएम में भी है, तो अपन ने स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, तो ज़रा मैं यहाँ पर डायग्राम वापस से बना देता हूँ सॉल्यूशन के लिए, कि ये अपना लगभग थिन सा छोटा सा इसके सेंटर से ये टनल जा रही है और मैंने इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया x जितना अपन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया सेंटर से, x इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, मीन्स ये जो चार्ज यहाँ पर था वो अब कहीं यहाँ पर आ गया है। तो क्या इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा जो इसको वापस से सेंटर पर ले जाने की कोशिश करेगा? और ये भी तय है कि चाहे यहाँ पर कितने भी चार्जेस फिलअप हों हमारे पास इस जगह पर, चार्ज तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो तो रेडियली लगेगा ना। कैसा लगेगा? रेडियली लगेगा, मीन्स वो इस तरफ ले जाएगा ना, नेगेटिव इधर आ गया तो वापस सेंटर पर ले जाने की कोशिश करेगा हमारे ऊपर फोर्स। सो यहीं पे लिख देता हूँ, सो in this condition the electrostatic force try to take it at O position, करेगा ना ट्राई। तो ठीक, कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, QE अप्लाइड कर सकता हूँ, ठीक। रीस्टोरिंग फोर्स, मैं माइनस का साइन सिर्फ इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, नॉट फॉर दिस माइनस क्यू। मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर था, फोर्स इधर जा रहा है, इस वजह से माइनस का साइन पुटिंग करा है मैंने, ठीक। थोड़ी देर पहले ही अपन लोगों ने अभी देखा था कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगती है, ये वाला फोर्स कहाँ की तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, टूवर्ड्स और O की तरफ है ना, नॉर्मली लगेगा, बाकी सब कैंसिल कर देंगे। तो ये वाला नॉर्मल इसके ना सब जगह डेंसिटी तो है क्योंकि इट इज़ ए वेरी वेरी थिन, तो ये फोर्स लगा। इसका फॉर्मूला क्या देखा था अपने थोड़ी देर पहले, रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रख दूँ ये वैल्यू, ठीक। ये तो आंसर ही आ गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे पास, अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ तो Q रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और x आ गया। और अपन ने SHM में क्या देखा था, वी अप्लाइड SHM बिकॉज इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, और स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करता हूँ तो भी इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, इसलिए अपन ने SHM का ही पैटर्न लिया। सो कंपेयर बाई SHM फॉर्मूला F इक्वल्स टू माइनस KX। तो अगर मैं इससे कंपेयरिंग करता हूँ, है ना, कंपेयर करा है मैंने, कंपेयर बाई SHM, कंपेयर बाई SHM। तो अगर मैं SHM से कंपेयर करता हूँ तो K इक्वल्स टू हियर, K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q रॉ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। आई होप समझे होंगे, यहाँ तक समझ रहे हो ना बात को। तो इसका मतलब है इसके बाद वी नो डेट टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं ना SHM में, कि हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, T इज इक्वल टू 2πm/k पढ़ रखा है बेटा सभी जनों ने। तो अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू पुटिंग करता हूँ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π3m एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q रॉ। ये आंसर हो गया ना हमारे पास। आई होप समझे होंगे क्या करा है मैंने, जब इसको स्लाइटली मैंने डिस्प्लेसमेंट करा है ना, इसको यहाँ से यहाँ पर अपन लोगों ने शिफ्ट किया x डिस्टेंस पर, तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग गया, और रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो नॉर्मली ना, तो इस तरह से उस पर फोर्स लगा, तो फोर्स क्यों ही ले लिया, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज देयर इज द चार्जेस, ठीक।
और ये फॉर्मूले हम इसलिए लगा पाए या क्वेश्चन उन लोगों ने इसलिए पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम में था और आपको बता रखा है एसएचएम के अंदर कि जब तक कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तब तक हम उसके ऊपर एसएचएम के फॉर्मूले सप्लाइड नहीं कर सकते। ठीक, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे बता पाऊँ जो वहाँ पे मैंने ग्रेविटेशन में कहा था कि कंडीशन कोई सी भी हो, टनल किसी भी तरफ क्यों ना हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम पीरियड होगा वो सेम ही रहेगा। मैं रब भी नहीं कर रहा, हाँ रब तो करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट केस ले रहा हूँ मैं अब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ। इफ़ इन ए गिवन डायग्राम फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास दिस, यही सब सेम रहने देता हूँ, विच प्रेजेंट इन ए नॉन कंडक्टर टनल विच पासिंग थ्रो नॉन कंडक्टर, है ना, चार्ज था, पासिंग थ्रो एट डिस्टेंस d from center of charged sphere of density rho कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक, इस बार कुछ नई चीज़ आ गई अपने पास, कुछ ज़्यादा खास नहीं, पर अगर मैं यहाँ पर स्फीयर कंसीडर करता हूँ तो इस बार मैं यहाँ पर टनल जो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं इस जगह पे बना रहा हूँ। ठीक, और इस जगह पर जो गिवन डायग्राम था उसके अंदर वापिस सेंटर पर ही हमारे को -q और m चार्ज बोल दिया गया, चाहे लैंग्वेज में बोल दिया गया था, जिसकी इसका जो सेंटर था, इस स्फीयर का जो सेंटर था उससे इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, d। फाइंड आउट अभी भी वही करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, चाहे आपको पता है कि ये इस जगह पर जो टनल बनाई है मैंने वो एक्चुअल में सीकेड का काम कर रही है ना, मैथमेटिकली अपन बात करें तो कहीं ना कहीं पर ये है बिल्कुल थिन सी, है ना, जिससे इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक, तो पहले तो मेरे को ये बताएं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही होगी, क्योंकि ऊपर भी मैंने, क्योंकि इसके अंदर चार्ज डेंसिटी तो है ना, मैंने रॉ चार्ज डेंसिटी तो दे रखी है, कूलम पर मीटर क्यूब, मीन सब जगह भरा हुआ है, पूरा का पूरा नॉन कंडक्टर है, सब जगह चार्ज ही चार्ज है, जिसमें हमने एक चार्ज रख दिया है -qm टनल बनाकर। ठीक, तो इसका सब जगह अगर इस पर चार्ज भरे हुए हैं, है ना, भरे हुए हैं इसके अंदर चार्ज, तो इस कंडीशन के अंदर क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो वही मेरा पहला क्वेश्चन है, या उसी से अपन चालू कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अपन को पहले तो पता लगा कि हियर -q is in equilibrium because the net electric field is act downward towards center, which is balanced by normal of particle। नॉर्मल समझ गए ना, उसके वेट बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं तो बैलेंसिंग समझानी पड़ेगी ना टनल के अंदर। तो इसका मतलब है अगर उसके ऊपर नीचे अंत, क्योंकि इधर वैल्यू ज़्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं जो भी लगेगा लास्ट उसको कोशिश करेगा सेंटर पे ही लाने की। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg कंपोनेंट। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में था, तो जब इक्विलिब्रियम में था तो हम वापस से इसके ऊपर क्या अप्लाइड कर सकते थे, SHM। so we displaced m particle
स्लाइटली बाई एक्स। तो अब के अपन ने इसको x जितना स्लाइड कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि अपन को एसएचएम इस टनल में ही समझाना है। तो अगर मैं अब डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, तो मैं डायग्राम कहीं यहाँ पर लेता हूँ इसका समझाने के लिए। टनल कहीं यहाँ पर है हमारी, ऊपर इस जगह पर, और मैंने अब जो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी d है ना, इसके सेंटर, जिसका सेंटर O था है ना, वहाँ से r d डिस्टेंस पर थी, इसको मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया x डिस्टेंस जितना। ठीक, मीन्स माइनस क्यू अब इधर आ गया है। ठीक, अब ये अगर इस डायरेक्शन में आया है, उस कंडीशन में तो थे ही सेंटर में, तो टूवर्ड सेंटर ले गया। पर क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा होगा क्या? ये तो अब यहाँ पर आ गया है x डिस्टेंस पर, क्योंकि हमने डिस्प्लेस कर दिया है इसको इधर से इधर। तो अगर मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया है, इस माइनस क्यू को x डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लग रही होगी इसके ऊपर, कुछ इस तरह से लग रही होगी ना, ये तो यूं लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में। मीन्स कोई ना कोई एंगल्स बन रहे होंगे, एंगल्स बन रहे होंगे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड inclined in which vertical component of E, या फोर्स बोल दूं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं फोर्स लिख देता हूं। सो द फोर्स इंक्लाइन मीन्स तिरछा लग रहा है, फोर्स act towards center, so its vertical component of F is cancelled by normal of particle, while horizontal component provide necessary restoring force। इसने प्रोवाइड किया होगा इसको इस जगह पर एसएचएम करने के लिए, क्योंकि एक कंपोनेंट इधर है, तो इसका मतलब है एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया होगा इस एफ का, जिसको मैं एफ साइन थीटा बोल सकता हूं, और इस डायरेक्शन में क्या आया होगा, एफ कॉस थीटा आया होगा ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर एफ कॉस थीटा ने ही हमारे को नेसेसरी फोर्स दिया, रीस्टोरिंग फोर्स मूवमेंट करने के लिए। ठीक, दिया ना हमारे को रीस्टोरिंग फोर्स। नोट डाउन करें बेटा 1 मिनट यहाँ तक, फिर आगे देख रहे हैं अपन, जिससे रब करूँ उसके आगे। ठीक बेटा, तो कहीं ना कहीं यही रीस्टोरिंग फोर्स दे रखा था, चाहे मैं इसको नेट फोर्स बोल दूँ, समझ रहे हैं? जो सबके नेट रहे होंगे एफ कॉस थीटा, मैंने एक लिया, ऐसे बहुत सारे रहे होंगे, तो सब जने उधर प्रोवाइड कर रहे होंगे ना। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात करूं तो ये हो गया क्यू ई कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। इसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लूँ, समझ रहे हैं क्या? मैंने इसे क्यू ई वैल्यू रखी है, सेकंड हो गया। वैसे आंसर यहीं पर आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये क्यू ई कॉस थीटा आ गया। अगर मैं यहाँ पर ये जो एफ नेट चल रहा है मेरा, ये तो माइनस का क्यू लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ठीक है, मैं दोनों एक बार कॉस थीटा लिख रहा हूँ, फिर दोनों में से ही वैल्यू को हटा रहा हूँ। अब अगर यहाँ से बात करूँ इस जगह पर कि डिस्टेंस तो मेरे को ये लेनी पड़ेगी फोर्स की, पार्टिकल तो ये है, तो क्या या तो मैं रूट की तरह लिखूँ या फिर मैं इसको आर कंसीडर कर लूँ इस कंडीशन में, है ना। पर यहाँ पर आर का मतलब क्या है, वही अंडर रूट
डी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अगर ऐसा लिखता हूँ क्यू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और कॉस थीटा की वैल्यू रखता हूँ, इसको अगर थीटा यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो ये थीटा अगर कंसीडर करता हूँ तो ये एक्स और ये हाइपोटेनियस एक्स बाई आर आ गया ना, हो लो आर से आर तो कैंसिल्ड हो गए। तो ये तो वही वैल्यू आ गई जो थोड़ी देर पहले देखी थी अपन लोगों ने, वही तो आ गया बेटा। तो इसका मतलब ये था, मैं अब थोड़ा सा डायग्राम भी रब कर रहा हूँ और क्वेश्चन भी रब कर रहा हूँ कि डैट इज़ इनफ कि मैंने टनल को सेकेंड पे ले लिया था। तो इसका मतलब ये था कि अगर मेरे को इसके बाद टॉपिक लेना होता तो एफ नेट इक्वल्स टू मेरे पास तो ये क्यू रॉ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और x, यही तो बचा। और इसके पहले वाला रिमेनिंग तो यही रहा। इससे पहले जो पन्ने क्वेश्चन करे थे उसमें भी तो यही आया था ना। आई होप आप इस चीज़ को सबको देख चुके होंगे, रब कर चुका। तो मैं सबको ही रब कर रहा हूँ क्योंकि इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा वो आप लोगों ने लिख लिया होगा और केवल समझा भी रहा हूँ वर्ड्स के अंदर, तो है ना बेटा। तो इसका मतलब है अब मैं वापस वैसे ही कंपेयरिंग करता, कंपेयरिंग फ्रॉम SHM, वहाँ पर रीस्टोरिंग का फॉर्मूला क्या देख रखा है, माइनस के एक्स देख रखा है। फिर कंपेयरिंग करता, के की वैल्यू वही आती क्यू रॉ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर वही टाइम पीरियड लिखता, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है वहाँ पर 2π√m/k, वैल्यू हमारे पास वो ही आने वाली थी जो अपन पढ़कर हटे हैं। मीन्स हमारे पास t = 2π, m की जगह तो m रहता, जब मैंने ये वैल्यू रखी होती तो 3 ऊपर जाता, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाता और q रॉ नीचे रह जाता। तो ये टाइम पीरियड तो सेम ही आया हमारे पास, जो पहले आया था वही अभी आया, ठीक। तो इसके अंदर तो हमारे पास इसका मतलब हम कहीं पर भी टनल को ब्यूरिट करें या खोदें हम आर पार, सब जगह हमारा सेम ही आंसर रहेगा। और वहाँ पर भी सेम था ग्रेविटेशन के अंदर, और वहाँ पर तो वैल्यूज भी रिमेंबर कराई गई थी 84.6 मिनट, है ना। वैसे इनके अंदर वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं तो वही वैल्यू आती है, ठीक। ताइयो समझे होंगे, तो उसी को वर्ड्स में लिखा रहा हूँ, वैल्यू तो सेम ही आई है हमारे पास। तो यही मैं नोट में लिखा रहा हूँ, द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल ऑसिलेशन इन टनल does not depends on position of buried टनल। मीन्स टनल कहीं पर भी हो वो हमेशा सेम ही रहेगा। टाइम पीरियड इन टनल डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ब्यूरिड टनल कहाँ पर है वो डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पीरियड ऑलवेज सेम रहेगा। और सेम एज ग्रेविटेशन में भी कहीं पे भी करें वहाँ पर तो एक टाइम पीरियड भी रिमेंबर कराया गया था 84.6 मिनट, पर इसका भी आंसर यही आएगा 84.6 मिनट अगर वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं अपन, तो वहाँ पर भी टनल के अंदर यही रहता, यही बात मैंने लिखी है, ठीक। थोड़े से एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं इनके ऊपर ही, तो नोट डाउन कर लिया बेटा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके अंदर कहीं ना कहीं अपन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला गया अपन से, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ -q चार्ज when
it leave at distance, find the velocity of charge at center when it is leave from distance r/2 in non-conducting sphere of density रॉ पर कूलम पर मीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं इस रॉ की वजह से हम समझे कि वो जो भी स्फीयर था वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था। तो ठीक वापस से जो टनल है, क्वेश्चन तो टनल पर ही है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस थोड़ा बहुत जानकारी लिखी जिसे हम समझ सकें। बाकी इन्हें डायग्राम है कि एक टनल दे रखी है अपन को, ठीक, जो बिल्कुल सेंटर में है ना, सेंटर में है। इसकी जो डेंसिटी है वो रॉ दे रखी है अपन को, कूलम पर मीटर क्यूब, सेंटर है ये, है ना। और यहीं पर ही अपन ने यहाँ से अपन ने कोई -q चार्ज को छोड़ा है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है अपन को वो r/2 दे रखी है, r/2। ये तो सेंटर है ना, ये सेंटर ले रखा है मैंने, ठीक। मैंने पूरी जगह नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि रॉ इज गिवन इन पॉजिटिव। सो यहाँ पर कहीं पर हमने -q चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक रख रखा है ना यहाँ पर इस जगह पर। तो कहीं ना कहीं ये -q चार्ज है, जो ये पूरा बॉडी है पूरी प्लस में है, तो ये मेरे छोड़ते ही इधर चलना चालू हो जाएगा ना, अपने आप ही सेंटर की तरफ चलने लग जाएगा ना। तो इसका मतलब है, पर यहाँ पर जस्ट मैं लीव कर रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी, पर पोटेंशियल एनर्जी तो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो वही कंसेप्ट अपन काम में ले रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर माने मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक। तो वही अप्लाइड कर रहा हूँ। तो V तो अपन लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। तो सबके लिए थोड़ी बातें लिख रहा हूँ, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये r/2 डिस्टेंस वाले पर निकाल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्या पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता मैं? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए QV यूज़ कर सकता हूँ ना। तो इसका मतलब है चार्ज तो हो गया -q, और अगर मेरे को V निकालना पड़ गया तो ये सेंटर से कितनी दूरी पर है? r/2 डिस्टेंस पर है ना। तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमारे को ये वाला लगाना पड़ेगा ना, KQ। तो सपोज करें इस बार अपन को चार्ज भी दे रखा था, इस स्फीयर का चार्ज अपन को Q दे रखा था, तो KQ रख दिया मैंने, और अपॉन में 2r3, और ब्रैकेट के अंदर क्या रखा 3r², और डिस्टेंस कितनी हो गई r/2 का होल स्क्वायर। यही तो रखूँगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, ये वैल्यू रखी मैंने। तो Q इंटू V, ये यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी मैंने। वैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर कितना है 0। जब वो सेंटर पर आ गया, कहाँ पर आ गया ये? सेंटर पर अगर ये चार्ज पार्टिकल आ भी गया तो भी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी का फिर फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ Q, पर सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है सेंटर पर, तो थोड़ी देर पहले वो भी लिखाया था KQ 2R, यही वैल्यू रखी है मैंने, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी बना दी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² रख दिया। तो मेनली तो ये इक्वेशन लिखना था, बाकी तो आप सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो कहीं ना कहीं ये K ब्रैकेट के अंदर KQ अपॉन 2R3, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। 4 तो इसका एलसीएम आ ही जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, r² आ जाएगा, और साथ साथ में कहीं ना कहीं हमारे पास 4 2 12 में से एक जाता तो 11 आ जाता।
और इस जगह पर सॉल्व करूं तो ये वैल्यू हमारे पास यही बनी हुई है 3kq स्मॉल क्यू बाई 2r माइनस में, ठीक। काइनेटिक एनर्जी यही लिखी हुई है। अपन से वेलोसिटी पूछी थी, कैलकुलेशन ये बेटा, वैसे तो और कुछ है नहीं। इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, k स्मॉल क्यू, है ना, आगे 11 आगे ही ले लूँ, 11 माइनस में, और ये 8 और एक r यही बचता, इसको भी उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाता 3kq बाई 2r, इधर हो जाता हाफ mv², है ना, हाफ mv² जो लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं एलसीएम मेरे पास क्या रहने वाला है, इसका सॉल्व करने पर 8r, 8 की टर्म में 4 12, इसका मतलब 11 में से 12 गए तो 1 ही बचता, kq इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाता अपने पास, बस यही हमारा आंसर था। बाकी तो जस्ट अरेंजिंग थी। तो अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी होती v², 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया है, तो kq स्मॉल q अपॉन 4r, और ये स्क्वायर हटाता हूँ तो इसको रूट में ले लूँ ना, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाती। आई होप समझे होंगे जनरल फॉर्मूला मैंने क्या लगाया है ना। बहुत अभी आगे भी न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ जिसमें इन सब चीज़ों का यूज़ करूँगा। तो ये यहाँ पर था तो सेंटर से तो फार अवे था ना, तो पोटेंशियल तो हर जगह रहेगा ना। यहाँ पर इन साइड में वेरिएबल सब जगह प्लस 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 क्यू चार्ज हैं इसके ऊपर, है ना, क्यू चार्ज इज गिवन, तो आई मीन रिटन लाइक दिस, है ना। और कहीं ना कहीं अगर इसको डेंसिटी की फॉर्म में ही चेंज करना होता तो क्या हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते थे, इस ब्लॉक को इस जगह पर चेंज करना होता तो मैं k की वैल्यू क्या लिख सकता था, 1/4πε0, q की जगह क्या लिख सकता था, रॉ 4/3πr³ और इंटू क्यू, है ना। ये मैंने डेंसिटी सरफेस के लिए ली है और अपॉन में 4r चल रहा है रूट में। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूं तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी हमारे पास रॉ केवल, एक तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, ऊपर बचता हमारे पास r² स्मॉल q और 12r और एप्सिलॉन नॉट, ये बचता ना, ये r तो कैंसिल हो जाता, मीन्स हमारे पास ये बचता आंसर। ठीक है, एक बार इसको मैं एक और तरीके से भी चेक कराना चाहूँगा, है ना। ये रॉ लिखा हुआ है, रॉ है, रॉ है, रॉ बनाया है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ली है मैंने, तो ये ले रखा है मैंने। 4π से 4π कैंसिल, 3 नीचे आता, एक r कैंसिल्ड हुआ, ठीक है ना। r को भी बाहर ले सकता था, दैट्स ऑल, वो कोई बात नहीं, ठीक। इसी को एक और ढंग से अपन समझ रहे हैं बेटा, है ना, जिसके अंदर मैं कहीं ना कहीं टाइम पीरियड का फॉर्मूला ले लूँगा। और क्या ये फॉर्मूला ऐसा दिखता है नहीं दिखता है, इसके अंदर m भी आ रहा था, m कहाँ पर आता है इसके अंदर, v ले रहा हूँ तो 2 कट चुका था, यहाँ पर m आता है ना, 4 के साथ यहाँ पर m भी आता, m चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस जगह पर m है, m, और r तो अब इसके बाद काट रहा हूँ तो यहाँ पर 12 m भी है यहाँ पर। ये वेलोसिटी का दूसरा फॉर्म बदला है, कुछ ज़्यादा खास नहीं करा मैंने, ठीक, थोड़ा बहुत समझे होंगे, नॉट इनफ। इसको हम सेकंड पैटर्न से भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे को जब ये पता है कि जब तक ये r डिस्टेंस तक रहेगा, माने यहाँ पर कहीं पे भी रहेगा, ये SHM करेगा टनल के अंदर, चाहे वो ग्रेविटेशन हो चाहे ये हो, जब तक ये अंदर रहेगा ये SHM करेगा, SHM करेगा। तो इसका मतलब जो हमारे को पता है कि SHM करेगा तो हम इसका सेकंड पैटर्न भी यूज़ कर सकते थे। वैसे तो ऑलवेज यूज दिस मेथड, है ना, वो मेथड का, इसी मेथड का ही यूज़ करें, नोट डाउन कर लें एक बार, ठीक। फिर मैं सेकंड पैटर्न पर जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, मैं दूसरे फॉर्मूले से अरेंज कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक ठीक। तो अपन सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, पर प्लीज़ ये जो कन्वेक्शनल मेथड है इसी को ही ध्यान रखें, ठीक। तो सेकंड पैटर्न देख रहे हैं क्या होता है हमारे पास, तो सेकंड मेथड देख रहे हैं, सेकंड मेथड, सिंस पार्टिकल in a tunnel doing SHM
तो क्या हम डायरेक्ट ही वेलोसिटी का ओमेगा आर फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे जो अपने पढ़ा हुआ है? इट इज़ रिटन ए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ठीक ठीक, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मली यहाँ पर ये फॉर्मूला एम्पलीट्यूड के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा आर मीन्स ये हियर ए इज एम्पलीट्यूड, ए इज एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर बात करें तो ही एम्पलीट्यूड हो गया, वो तो r/2 हो गया है ना, क्योंकि यहाँ से छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से SHM करेगा, तो ये वैल्यू हो गई। और तो इसका और इसकी जगह लिख सकता था 2π/t, लिख सकता था ना वेलोसिटी की जगह, ठीक लिख सकता था, है ना। और ये मेरे पास a चल रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू ना रख दूँ जो अपन लोगों ने पढ़ रखी है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2π, और टाइम पीरियड का अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही करा था ड्राइव, उसमें क्या वैल्यू निकाली थी 2π√, ऊपर कितना आया था हमारे पास 3, ये क्या था वैल्यू 3m/0/Q ρ, यही तो निकाली थी अपन लोगों ने वैल्यू, और ये a चल रहा है। ठीक, इससे ये कैंसल्ड हुआ है ना, और a की जगह क्या आ गया यहाँ पर, a की जगह क्या लिख सकता हूँ r/2, तो ये वैल्यू भी यहाँ पर रख दूँ r/2। ठीक, 2π से 2π कैंसल्ड हुआ ना कैंसल्ड, तो और ये ऊपर गए तो कहीं ना कहीं q, ये यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ तक करा, इसको रब कर रहा हूँ इधर का। ठीक, 2π से 2π कैंसिल हुआ, Q ρ/3m/0√r/2। क्या ये सब कुछ इससे मैच नहीं हो रहा क्या? अगर मैं इसके अंदर इसको अंदर ले जाता हूँ तो ये Q ρr² आ जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा, 12m/0, यही तो आ रही है वेलोसिटी इस फर्स्ट पैटर्न से भी। बट मैं ऑलवेज रिमेंबर करूँगा कि आप पहला ही पैटर्न यूज़ करें, सेकंड पैटर्न पर ना जाएं। ठीक, तो ये फर्स्ट पैटर्न को नोट डाउन करें, सेकंड पैटर्न, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, इसको नोट डाउन करें बेटा आप लोग, है ना। ठीक बेटा, है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन कि अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरा तो सॉल्व आउट नहीं कर रहा, फोर्थ क्वेश्चन इसी तरह का हिंट दे रहा हूँ, बाकी थोड़े से जो सिंपल होते हैं वहाँ पे अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ रहा हूँ हाउ मच मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड सो Q charge of mass m will give at periphery of tunnel, so it reach to another end as shown in a diagram, ठीक, थोड़ा सा चेंज करा है बात को लेने के लिए कि क्या करने वाला हूँ मैं, तो वो ही अपन को एक स्फीयर दे रखा है, टनल थोड़ी ऊपर बना रखी है अपन लोगों ने, थोड़ा और ज़्यादा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर कहीं टनल है, और एक किसी पॉइंट को अगर मैं इसको A मान लेता हूँ और B पॉइंट, और अपन को गिवन है कि जो ये इसका जो सेंटर है पूरा नॉन कंडक्टर चार्जिंग स्फीयर में ही बना हुआ है, सारी चीज़ अपन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। ये r/2 पर है, ये टनल r/2 पर टनल बनी हुई है, और इसको C पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, इसको A पॉइंट। ठीक, यहाँ से अपन ने बिल्कुल इस जगह से एग्जैक्ट इस जगह से अपन को कितनी वेलोसिटी दें कि वो यहाँ पर पहुँच जाए, है ना। थोड़ा टनल और ऊपर बना दूँ, दिखने में थोड़ी आसानी रहे, थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ, साइज़ तो बहुत छोटी सी है ना। तो यहाँ से अपन ने इसको v वेलोसिटी दी है,
क्यू चार्ज को, ठीक, और मास m है। देनी इसलिए पड़ी है क्योंकि ये जो पूरा चार्ज बॉडी है ये तो क्यू चार्ज है, तो ये तो इसको रिपेल करेगा ना, अंदर घुसने ही नहीं देगा ना, तो हम खुद फेंकेंगे ना, तो इसका मतलब है हमारे को इस चार्ज को फेंकना पड़ेगा ना, तब ये कहीं ना कहीं वहाँ पर जाएगा ना, ठीक। पर क्या हमारे को वहाँ तक ही वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि केवल बी तक ज़रूरत पड़ेगी? केवल बी तक ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही बीच में जाएगा ये वापस से इसको रिपेल करना चालू कर देगा, ये क्यू चार्ज का स्फीयर, और उसको वहाँ पर पहुँचा देगा। इसका मतलब है कि हमारे को सिर्फ ए से बी तक पहुँचाना ज़रूर है। वी वॉन्ट्स टू रीच ए टू सी, बट ए से बी तक पहुंचाने में ही हमारा काम हो जाएगा। जैसे वही है न्यूट्रल पॉइंट की, अगर हमारे को मून तक पहुंचाना होता है अर्थ से किसी चीज़ को, तो हमारे को जो पेट्रोल भरना होता है पूरा अर्थ से मून तक के लिए फिलअप नहीं करना होता, उसका बीच का एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, वहाँ तक ही हमारे को, जहाँ पर उसका पोटेंशियल बैलेंस हो रहा होता है या फोर्स बराबर हो रहा होता है, कि वहाँ तक फिलअप करना होता है उसके, तो फिर उसकी ग्रेविटी उसको खींच लेती है। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि अगर ये यहाँ तक गया तो ये हमारे को यहाँ तक ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक भेज देंगे, उसके बाद ये अपने आप ही चल जाएगा। तो अपन चाहते क्या थे, अगर एज ए सॉल्यूशन पूछे तो टू रीच पार्टिकल ए टू सी, बट it is sufficient to give, ये वाला टू बड़ा लिख देता हूँ, टू but it is sufficient to give velocity to reach A to B, and after it sphere repulsion force itself take it to C। तो इसका मतलब है हमारे को सिर्फ ए से बी तक ही देने की जरूरत है। इसका मतलब है लगा तो वापिस से वही दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वापिस से वही लगा रहे हैं, पर कहाँ के लिए लगा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर फॉर्मूला क्या यूज़ करूंगा इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला वापस से क्या यूज़ करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्यू वी, ठीक। इस बार माइनस नहीं लिए, इतनी देर से माइनस ले रहा था बार बार में जब मेरे को एसएचएम कराना था, पर कहीं ना कहीं जब मेरे को वेलोसिटी और इससे पहला जो क्वेश्चन लिया उसमें मैंने माइनस रख लिया, क्योंकि मेरे को उस समय केवल लीव कर रहा था, बाकी काम वो अपने आप ही कर लेता, ठीक। पर यहाँ पर तो ये धक्का दे के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो अंदर मेरे को फेंकना है तो मेरे को कहीं ना कहीं अगेंस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पर सरफेस पर ही है ना, पेरिफेरी पे ही है ना। ये पेरिफेरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्यू तो रख ही दूँ, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, के क्यू बाई आर, सरफेस पर यही होती है ना पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो मास तो कुछ ना कुछ दे ही रखा है, तो एम वी स्क्वायर ये वैल्यू रख दी मैंने। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो ये क्यू रहा, पर यहाँ पर तो अब के तो ये सेंटर से जब यहाँ पर इस पोजीशन पर आएगा तो कहीं ना कहीं सेंटर से ही कैलकुलेशन करते हैं पोटेंशियल का, तो मेरे को यहाँ पर अगर वैल्यू रखनी होती तो के क्यू बाई टू आर क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर क्या रखना पड़ता मेरे को, 3r स्क्वायर माइनस r बाई टू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ तक मेरे को रखना पड़ा, और यहाँ तक आते आते तो उसका पोटेंशियल कितना हो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, और उसके बाद फिर वो सीधा वहाँ तक निकल गया। मैं मिनिमम एनर्जी ऐसे यहाँ तक के लिए चाहिए थी, मिनिमम यहाँ पर कि बस जस्ट रोकना है, उसके बाद फिर वापस वो अपना रिपल्शन सॉल्व कर देगा। तो इस क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व आप लोग कर सकते थे कि इसको अरेंज करते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाता के क्यू बाई आर स्मॉल क्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के क्यू क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ इसको, तो थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया था इसके अंदर,
वही 4 आया था, ऊपर वापस वही 11 आता, आर स्क्वायर आता, अपॉन में हमारे पास 4 आता ना इस जगह पर, फिर ये कैंसल्ड हो जाते। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता है यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, उसको उधर से इधर की तरफ लेकर आता तो के स्मॉल क्यू अब आगे 11 अपॉन 8 आर, यही सॉल्व होता है इस जगह पर। ठीक, तो होकर 12 और ये वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, के क्यू बाई आर। ठीक, अब इन सब का अगर मैं एलसीएम सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे पास आंसर सॉल्व आउट हो जाएगा इस जगह पर कि कितना आएगा हमारे पास वैल्यू। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम 8 ही रहेगा, 8 जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास जो वैल्यू आती हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन में 8 आर, और इधर की तरफ ऊपर सॉल्व करता तो 8 इधर आता, है ना, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर बचता मेरे पास 3 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये 3 लिखा हुआ है ना। ठीक, अब बाकी ये भी कैंसिल हो जाता तो हमारे पास v इक्वल्स टू कितना आ जाता, 3 के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर बाई 4। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाती कि इतनी वेलोसिटी देते तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती। मेनली तो मेरे को केवल ये लाइन समझानी थी कि कैसे आई है, बाकी तो अपन कैलकुलेशन से निकाल ही लेते। आई होप समझे होंगे इन क्वेश्चंस को बेटा। ठीक, और अपन लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, नोट डाउन करो बेटा इसको। तो इसके बाद अपन करने वाले हैं कैविटी प्रॉब्लम कर रहे हैं इसके बाद बेटा अपन लोग कैविटी प्रॉब्लम्स। ठीक, रब कर दूं इसको। तो दैट इज इनफ। वैसे अगर अपन बात करें कैविटी प्रॉब्लम्स की, ठीक, तो कैविटी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं अपन अब लोग, है ना। कैविटी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अपन लोग। तो कैविटी प्रॉब्लम्स के अंदर अपन लोगों ने जैसे वो सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चनों में करे थे, कैविटी कोई चीज बन के निकल जाती है फिर मास माइनस करा करते थे, वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे अपन को क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर जो भी है 5th 1 या 1 से ही कैविटी की प्रॉब्लम्स चालू कर रहा हूँ अब यहाँ पर। और शायद आई होप कि 3 क्वेश्चन इनफ होंगे समझने के लिए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर as shown in diagram which consist of a cavity of r radius। ठीक है ना, सिंपल ही है, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। तो सपोज करें कि अपन को एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है अपन को 4r। ठीक, और इससे ही कुछ दूरी पर एक और स्फीयर रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस, जिसकी रेडियस मैंने ले ली थी r। ये बाहर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, ये कैविटी का काम बीच वाला कर रहा है, इसलिए पूरा फुली चार्ज बता देता हूँ इस बार। बाहर चार्ज है, अंदर कुछ नहीं है, जस्ट एक कैविटी है ना आर रेडियस की। और अपन इसके यहाँ पर जिसकी इसका जो सेंटर है, सेंटर जो है स्फीयर का पूरा फुल चार्ज क्यू है। और यहाँ पर पी पॉइंट पर अपन को आउटसाइड में निकालनी है। तो मैं 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, और एक बार आउटसाइड, एक बार इनसाइड और एक बार कैविटी के अंदर, बस डेट्स इनफ, है ना। तो अगर मेरे को निकालनी है और इसकी डिस्टेंस अगर आई एम कंसीडर दिस डिस्टेंस इज 8r। ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स इज 2r।
इज गिवन 2r। ठीक, तो अपन कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो बिल्कुल वैसे ही कि इसके में से मैं इसको माइनस कंसीडर करता हुआ कंसीडर करूंगा और बाकी क्वेश्चन अपन इजीली सॉल्व कर देंगे कि कैसा करना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन यहीं से चालू कर रहा हूं। तो सपोज करें कि अगर मैं एक पूरा स्फीयर बड़ा ले रहा हूं, सबके लिए दोनों के लिए अलग अलग निकालूंगा, तो इसके सेंटर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी, 8r। ठीक, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमारे से बोल रहे हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती, इस बिगर स्फीयर के जिसकी रेडियस कितनी कंसीडर कर रखी है अपन लोगों ने, 4r, कितनी आती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस आती, r मीन्स जो ये डिस्टेंस दे रखी है, तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को, 8r स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि क्वेश्चन डेंसिटी बेस्ड होते हैं, क्यू के साथ यहाँ पर डेंसिटी ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करता हूँ। तो E की वैल्यू इसकी जगह तो रख दूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज है उसकी जगह क्या लिख दूँ, रॉ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रख दूँ ना। ठीक, और नीचे डिस्टेंस कितनी आ रही थी, मीन्स 64r स्क्वायर। होप समझ रहे होंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता, रॉ की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, और इसकी जो डेंसिटी है वो भी थोड़ी यहाँ पर चेंज होती है ना, इसको लेना होता 4r क्यूब। ठीक, ये लेना होता क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो तो अपन ने 4r ले रखी है ना। ठीक, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल्ड हुए, एक 3 नीचे आता। ठीक, एक r ऊपर ही बचता हमारे पास, और ये 4 का क्यूब लेता तो वो भी 64, ये भी 64, तो कैंसिल हो जाते हमारे पास। तो एक 3 रहता, एप्सिलॉन नॉट रहता, और ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पास एक r रहता। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बड़े वाले के लिए। ठीक, आई होप समझे होंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट और 3 बचा, 64 से 64 कैंसिल हो गए, r स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। समझ गए क्या? ठीक, समझे होंगे बेटा। तो वैसे ही अगर मैं स्मॉल वन लेता हूँ, कैविटी है ना, ये क्या ले रहा हूँ मैं, कैविटी। तो कैविटी में क्या कंसीडर कर सकता हूँ, जिसको मैंने ओ डैश से समझा रखा था, इसको नेगेटिव नेगेटिव से कंसीडर कर लेना। और अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्मली आउटवर्ड आ रही है, नॉर्मली, या रेडियली वर्ड बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड तो दिख ही रहा है आपको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण तो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक, अब इससे भी अगर मैं यहाँ पर पी पॉइंट ले रखा है, तो इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर की तरफ जा रही होगी, रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही होगी, है ना, नेगेटिव, बिल्कुल वैसे जैसे मास को कंसीडर करते थे। है तो कैविटी, पर अपन ने इसको क्या कंसीडर कर लिया कि माइनस माइनस है, और इसकी रेडियस कितनी ले रखी थी, r। अब अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ तो ये 2r है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी इस कैविटी की, इस कैविटी की यहाँ से डिस्टेंस कितनी रहेगी होगी, 6r। ठीक, ये भी तो इसके आउटसाइड ही है, तो इसका मतलब मैं इसको ई डैश से दे दूँ, रहेगा तो वो ही के क्यू डैश, जो भी इसके अंदर चार्ज रहे होंगे, और साथ साथ में डिस्टेंस 6r का होल क्यूब, होल स्क्वायर, सॉरी, तो ये वैल्यू रख दी होती। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसकी जगह 1/4 इस तरफ कर देता हूँ थोड़ा नीचे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता। ठीक, नीचे आ जाता हमारे पास कहीं ना कहीं 36r स्क्वायर, और इस जगह पे चार्ज कर रखता तो डेंसिटी अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू होती। तो इस बार जो हमारे पास वैल्यू निकल रही है वो कितनी निकल रही है, ई डैश, 4 पाई से फिर 4 पाई कैंसिल्ड, वही एक रॉ आता, एक आर रिमेनिंग रहता हमारे पास, और 3 की टेबल में 8, और ये 108 एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती। पर एक लग रहा है आउटवर्ड, एक लग रहा है इनवर्ड, तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती,
ई माइनस ई डैश मीन्स रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर अपॉन 108 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसमें से रो आर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँ तो एलसीएम तो 108 आता। ठीक, 108 आता। 3 की टेबल में ये कितनी बार आता, 3 की टेबल में 36 टाइम आता, मीन्स 35 आ जाता ना ऊपर। तो आंसर कितना आ जाता है 35/108 न्यू आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती ना बेटा। ठीक, समझे होंगे। तो इस बार मैंने जो ये पॉइंट लिया, कैविटी जो भी ली मैंने, तो अपन ने वही कैविटी को नेगेटिव माना। जैसे अपन वहाँ पर नेगेटिव मास मानकर फिर उसको सबट्रैक्ट कर लिया करते थे, वहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत इसलिए नहीं थी कि जस्ट मास था। चार्ज है तो थोड़ा सा अपन रेडियली इनवर्ट आउटवर्ड बता रहे हैं। आइए समझ गए होंगे बेटा। ठीक, कर लिया बेटा नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, है ना, नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक बेटा, अब सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, पर अब जो ये P पॉइंट है इसको मैं कहीं ना कहीं अंदर ले रहा हूँ, P पॉइंट को अंदर ले रहा हूँ। ठीक, तो अब के अपन इनसाइड में ले रहे हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज क्यू और ये सब कुछ गिवन है, लैंग्वेज में बोल दिया जाता है। ठीक बेटा, तो इस बार अपन कहाँ पर चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर कहीं पे P पॉइंट ले रहा हूँ। P पॉइंट यहाँ पर इसी एक्सिस पर, तो ये कहीं और लिख दूँ। ये रहा इसका सेंटर। इसकी डिस्टेंस पहले यहाँ से यहाँ तक कितनी ली थी 2r। तो इस पॉइंट की भी सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूँ 2r। 2r पे ही ले रहा हूँ इस P पॉइंट पर। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट करनी है नेट, वो P पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। चार्ज भी Q है। ठीक, जब भी कैविटी प्रॉब्लम हो तो अपन वो ही पैटर्न यूज़ करते हैं। एक बार इस पूरे का, जिसमें से इस कैविटी का माइनस कर दूंगा, कैविटी का माइनस कर दूंगा। ठीक, बाकी सब चीज़ नोटेड है, प्लस प्लस है ना। ये 2r है, वो भी 2r डिस्टेंस पर ही कैविटी थी जो वर्ड्स में बोल दी गए थे। ऊपर डायग्राम भी दिए जाते हैं नॉर्मली इन क्वेश्चंस में। ठीक, नाउ आई एम स्टार्टिंग। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग द स्फीयर फॉर दिस, दैट इज द Q and that is P point at distance 2r and that is r। तो इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पर फाइंड आउट करना है ना। तो एक तो ये पता लगा कि इस बार जो भी अपन ने चार्ज ले रखा है वही पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट को रेडियली उधर धक्का दे रहा होगा। तो इसका मतलब है जो भी मैंने, एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनसाइड का केस है फॉर लार्जर स्फीयर या फॉर स्फीयर। ठीक, तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लेता हूं तो अपन लोगों ने क्या पढ़ रखा है, इसका तो शायद डेंसिटी का सीधा ही फॉर्मूला लिख दूं, रो x/3 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो रो तो अपनी जगह है, x की जगह क्या लिखूंगा, सेंटर से डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड 2r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, समझे होंगे। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, जस्ट रिटर्न फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये तो है ना। ये वैल्यू आ गई इस स्फीयर की वजह से, है ना। इस स्फीयर के लिए तो इनसाइड का ही काम कर रहा था, रेडियस में कुछ और चेंज ठीक नहीं है जरूरत। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात करूं कैविटी की, कैविटी का केस लेता हूं तो उसके और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन लिखना चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग रेडियली आउटवर्ड, है ना, उधर की तरफ होगी। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अपन कोई भी जो चार्ज रख रहे हैं वो पॉजिटिव ही कंसिडर, माने जो कोई पॉइंट लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको पॉजिटिव मानते हैं अपन। ठीक, अब बात करूं कि कैविटी की। अब कैविटी का केस लेता हूं मैं, कैविटी का केस लेता हूं तो क्या होगा, तो अब कैविटी लेता हूं जिसकी रेडियस r है, कहीं ना कहीं इसको o डैश से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाती है,
इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाती है इस P पॉइंट की? 4r, 4r यहाँ तक हो जाती है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, सेंटर से सेंटर मेज़र करते हैं तो यहाँ तक हो जाती, और इसको अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं? नेगेटिव नेगेटिव। दैट इज़ द पैटर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस, है ना। ठीक, तो अब मेरे को P पॉइंट पर निकालनी थी, तो एक तो बात पता लगी कि इस बार ये पॉइंट पॉजिटिव कंसीडर करा जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रही होती, जिसको मैं E डैश से नेमिंग कर दूँ। तो E डैश के लिए तो ये तो आउटवर्ड के लिए काम कर रहा है, और आउटवर्ड के लिए तो हमारे को कोई टेंशन लेनी नहीं होती, KQ डैश, है ना। ये चार डेंसिटी, इसलिए क्वेश्चन डेंसिटी बेस्ड होते हैं। और डिस्टेंस कितनी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक? 4r का स्क्वायर। बस अब थोड़ा सा डेंसिटी फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि अपन जानते हैं, इसलिए ले लिया मैंने, है ना, इनवर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसको बात करें तो 1/4πε0। Q डैश की बात करता हूँ तो Q डैश कितना हो जाएगा? इसके अंदर कितने चार्ज रहे होंगे? मैंने अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं, लैट कंसीडर कर रहे हैं, जो अपन लैट, वरना है तो कैविटी, अपन ने कंसीडर करें तो इसका वॉल्यूम हो जाता 4/3πr3, है ना, और इनटू हो जाता रॉ से। ठीक, और डिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी यहाँ पर? 16r²। ये इसको सॉल्व करा होता, थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो आपको 4π से 4π कैंसिल दिख रहा है, एक तो रॉ दिखता हमारे को, 4 की टेबल में 4 से 4 तो कैंसिल हो गए हैं, 16 3 जब 48 आ जाता, और एक r ऊपर और ε0 आ जाता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है हमारी E डैश। ठीक, दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती? जो आउटवर्ड ही लग रही होती, आउटवर्ड, वो कितनी हो जाती हमारे पास? E माइनस E डैश। बस बाकी तो वैल्यू इसी रखनी थी ना, टॉ रो r 2ρr/3ε0 माइनस रो r/48ε0। 48 ही दोनों का एलसीएम ले लूँ, 48ε0। ठीक, 48 आता 16 की टेबल में, 1 टाइम्स और 16 टू जा कितने हो जाते? 32, 32 में से एक जाता तो 31 हो जाता, तो 31 ρ r, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाती। आई होप समझ रहे होंगे बेटा क्वेश्चन को। तो मैंने करा क्या क्वेश्चन में, एक बार मैंने लिया जस्ट कैविटी और स्फीयर के आउटसाइड में, एक बार लिया मैंने कैविटी, मैंने लिया स्फीयर के अंदर। अब मैं कैविटी के अंदर पॉइंट लेकर लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट भी रहा है और आया हुआ क्वेश्चन है, के बाद रीजनिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक, तो नाउ आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक, रब कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन को। ठीक, डायग्राम भी रब कर रहा हूँ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी ऑफ स्फीयर एज शोन इन ए फिगर विच कंसिस्ट ऑफ कैविटी ऑफ रेडियस, कुछ भी ले लें, रेडियस इस बार चेंज कर देता हूँ, B लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, इसलिए क्वेश्चन के थोड़े से पैटर्न भी सब कुछ चेंज कर रहा हूँ लिखते समय। ठीक, तो ये अपन ने कहीं ना कहीं इसकी रेडियस इस बार कंसिडर कर ली A, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया अपन ने P, इसके अंदर वेरिएबल पॉइंट है ना, इस कैविटी के अंदर, जिसके अंदर इन दोनों की जो O डैश था वो तो गिवन था अपन को L, है ना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही ले रहा हूँ जो दिए जाते हैं बुक में, क्योंकि अपन को इससे कुछ प्रूफ डेट करना होता है इसलिए, और बाकी सब जगह ही यहाँ पर चार्ज QQ भरा हुआ है इस जगह पर, है ना। और इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, नॉर्मली ये वेक्टर फॉर्म में दी जाती है, इसलिए मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ कि इसकी पोजीशन R1 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है R2, ये डिस्टेंस दे रखी है अपन को।
और अपन से बोला कि हाँ इस पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर दो। तो ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं स्फीयर की कंडीशन लेता हूँ फॉर स्फीयर, तो अभी भी ये तो इनसाइड का ही काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं स्फीयर लेता हूँ, स्फीयर का सेंटर यहाँ पर था और यहाँ से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस आ रही थी वो आ रही थी r1, ये रहा इसका सेंटर O, है ना, पूरे स्फीयर के लिए ले रहा हूँ। तो ये तो इनसाइड का ही काम कर रहा था, तो अगर ये इनसाइड का ही काम कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो मैं क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता, ρ r1/3ε0। समझे होंगे, नॉर्मली वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है इसलिए वेक्टर लिख रहा हूँ। और ये कहाँ पर होता हमारा, आउटवर्ड, आउटवर्ड बार में लिखने की जरूरत नहीं है, रेडियली तो है ही सही। ठीक, वैसे अगर मैं कैविटी की बात करता हूँ तो कैविटी का केस भी इस बार इनसाइड का ही बन रहा है ना। तो इस बार मैं कैविटी अगर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं ये रही कैविटी, थोड़ा उसे छोटा बना ही दिया है मैंने, है ना, जिस पे इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पी पॉइंट की इस ओ डैश से बात करूँ तो, है ना, ओ डैश यहाँ पर शो कर रखा है मैंने, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी, r2। ठीक, और इसको अपन कैविटी को क्या कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही होती है, उसको मैं ई डैश नाम दे देता हूँ। तो ये भी तो इनसाइड में लाई कर रही है नेगेटिव चार्ज के साथ, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी आंसर यही रहता, रॉ डिस्टेंस r2/3ε0। रेडियस का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा ना, तो मैं रेडियस लिखूँ ना लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसकी रेडियस लिख भी देता हूँ तो मैं, समझ रहे हैं ना, पी पॉइंट की अगर इसकी रेडियस कंसीडर कर भी लूँ तो उससे कोई फ़र्क हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। अगर सपोज करो ये बी डिस्टेंस दे रखी है वैसे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में, तो इसका मतलब सेकंड हो जाती है, और ये कहाँ हो जाता, कहीं ना कहीं इनवर्ट हो जाता हमारे पास। तो नेक्स्ट नेट रिजल्टेंट कितना हो जाता, नेट हो जाता हमारे पास E माइनस ई डैश, मीन्स अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ ρ r1/3ε0 माइनस ρ r2, और थोड़ी सी वेक्टर लगाई जा रही है क्योंकि थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, तो 3/ε0 लेता हूँ तो यहाँ पर बचता है मेरे पास r1 माइनस r2 वेक्टर। इसको एक सेकंड के लिए यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, बाई वेक्टर ट्रायंगल लॉ लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये वाली डिस्टेंस, इसको अगर अपन L कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो L प्लस R2 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास R1। तो R1 माइनस R2 को क्या मैं L नहीं लिख सकता क्या, तो r/3ε0 L वेक्टर E नेट, ये आंसर आया। इसने हमारे को स्पेशली क्या बताया, इसने बताया हमारे को कि सिर्फ ये जो अंदर का है ये चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, किसी और पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, इनकी रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसा कि अपन ने प्लेट के लिए पढ़ा था, σ/2ε0, जो डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं कर रहा था। इसका मतलब है ना कैविटी की साइज पे डिपेंड कर रहा है, ये तो मेन जो स्फीयर है उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। सो अपन यूं भी कह सकते थे कि नेट कांस्टेंट inside the cavity everywhere, मीन्स सब जगह ये कांस्टेंट रहने वाला है, इनसाइड में कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर कि अंदर की कोई डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना वो R1 पे डिपेंड कर रहा है, ना ही R2 पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ L पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस वाले L पर। होप आप समझे होंगे। और नॉर्मली ही एक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल जैसा ही स्ट्रेट जैसा बना रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इनफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है इनसाइड में सिर्फ लैंड पर डिपेंड करता है, और एक जो चीज़ और है कि इट्स कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ठीक ये प्रॉब्लम से अपनी टनल एंड
कैविटी प्रॉब्लम्स बेटा, है ना। तो ये अपना टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक में अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना बेटा। ठीक बेटा, है ना। गुड लक बेटा ऑल ऑफ यू।